Good evening, everyone. So, as you know, the chapter thermodynamics is going on, and in this chapter, we have finished the topic adiabatic process. Work done in adiabatic process जो टॉपिक है हमारा वो फिनिश हो चुका है और अब आपको जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करना है। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है दो टॉपिक्स इस चैप्टर में रिमेनिंग है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था एक टॉपिक हीट इंजन और कॉर्नोट इंजन लास्ट टाइम से पहले तक सिलेबस में था, बट नाउ दैट इज नॉट इन द सिलेबस। अब आपको सिर्फ जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस पढ़ने हैं, और उसके बाद जो टॉपिक है हीट इंजन कॉर्नोट इंजन वो दोनों डिलीटेड सिलेबस में है। अब आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक टॉपिक है आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, छोटा सा टॉपिक है। बस आपको ये दो जो है वो स्टडी करने हैं, ठीक है। तो आप जो हमारा टॉपिक है वो इसके बाद में स्टडी करेंगे, वो टॉपिक होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। या उससे पहले एक चीज और है, वो है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक्चुअली आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी सिस्टम को जब हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट टू वेज में यूज होती है। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है और दूसरे वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ठीक है। तो यानी कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करना होता है और वो क्या करती है, उससे पहले इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को भी इंक्रीज करेगी। तो इस प्रोसेस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में कहा जाता है कि वो ये बताता है कि हीट जो है ना सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सिस्टम को सप्लाई तब करते हैं जब हीट किसी भी जगह पे सप्लाई तब हो सकती है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी कि हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि इट डज नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। क्या नहीं बताता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसका मतलब ये क्लियर नहीं कर पाता है कि हीट जो है ना वो किधर से किधर ट्रांसफर हो रही है या फिर इसी डायरेक्शन में क्यों ट्रांसफर हो रही है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ही क्यों ट्रांसफर होती है और हीट जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये पहली लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसमें आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि इट डज नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मींस इट व्हाई इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन है इसकी कि ये जो है ना कन्वर्जन ऑफ हीट इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताता है। जैसे कि आप कह रहे हैं हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो जैसे कि मान लीजिए ऐसा होता है कि कभी कभी कोई मशीनरी चल रही है, उसके अंदर जो है मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है, कुछ पार्ट्स एक दूसरे से रब करके चल रहे हैं, रबिंग की वजह से फ्रिक्शन या हीट जनरेट हुई, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और मशीनरी कुछ टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, लेकिन फिर हीट एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाती, वो मशीन दोबारा से वर्क करना क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती। यानी कि ये नहीं बताता है कि जो है जो कन्वर्जन ऑफ हीट इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो किन कंडीशंस में होगा, किन कंडीशन में हीट किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इट डज नॉट टेल द कन्वर्जन ऑफ हीट इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अंडर विच कंडीशंस, ठीक है। ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन। तो क्या नहीं पता चलता है, कंडीशंस अंडर विच हीट is transferred and heat is converted in other forms of energy, other forms of
एनर्जी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये क्लियर करता है कि बॉडीज जो है वो जो हायर टेम्परेचर पे बॉडी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हायर टेम्परेचर पे जो बॉडी है वो लोअर टेम्परेचर पे जो बॉडी है उसको हीट ट्रांसफर करेगी, और हीट क्या होगा, हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी। मतलब हीट का जो मेन पर्पस है, किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो उसका मेन पर्पस होता है वर्क करना। लेकिन ये भी क्लियर नहीं होता है कि हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, या उसका कितना अमाउंट वर्क में कन्वर्ट होगा और सारा का सारा अमाउंट वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा। तो थर्ड लिमिटेशन में आप लिखेंगे कि डज नॉट टेल दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, how much amount of heat energy will be converted into work, will be converted into work। तो ये आपकी जो है 3 लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इन लिमिटेशंस के बाद ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाता है, यानी कि जो चीज़ें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उन चीज़ों को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, उसको नोट करिए। देन स्टार्टिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आई होप इट्स नोटेड डाउन। अब आपको क्या करना है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना है। बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अपना कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला भी है, स्टेटमेंट भी है, डायरेक्ट उसको प्रूव भी किया जा सकता है क्योंकि उसका फॉर्मूला है। ऐसा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 साइंटिस्ट जिन्होंने वर्क किया उन्हीं के नेम पे स्टेटमेंट बना दिए गए हैं। कैल्विन स्टेटमेंट है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं, और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट है। तो इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि पहले के सिलेबस में तो हीट इंजन टॉपिक सिलेबस में था, तो सेकेंड लॉ को समझना या फर्स्ट लॉ को समझना आसान था। बट अब ये टॉपिक नहीं है, लेकिन उसका फिर भी एग्जिस्टेंस रहेगा क्योंकि आपको सेकेंड लॉ समझना है। तो एक थोड़ा सा हीट इंजन का कॉन्सेप्ट में समझा दे रही हूँ। हीट इंजन का मतलब इट्स एन आइडियल इंजन, मतलब किसी भी मशीन की आइडियल पिक्चर है। कोई भी मशीन हो, चाहे वो बाइक जहां से स्टार्ट होती है, बाइक का जो इंजन होता है आप उसको भी कह सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरह की मशीन हो, हर कोई इसी पर बेस्ड होती है। ठीक है। तो हीट इंजन का मतलब, हीट इंजन एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सारी की सारी जो भी हीट होती है वो वर्क नहीं करती है, बल्कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क 2 कामों में वेस्ट होती है। तो एक मशीन बनाई गई, आइडियल पिक्चर बनाया गया मशीन का। उस मशीन के पास 3 पार्ट थे, वो 3 पार्ट्स को ऐसे करके शो किया गया। अब उसका डिजाइन चाहे जैसा भी हो, लेकिन हाँ ये 3 पार्ट्स होने चाहिए। इन पार्ट में ये पहला वाला जो पार्ट है इसका नाम रखा गया सोर्स, और ये एक हायर, बहुत हाई टेम्परेचर पे, लगभग इसका टेम्परेचर T1 बहुत हाई होता है। कहते हैं इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो इन्फिनिट होती है। एक ये पार्ट था, इसका नाम था सिंक, ये बहुत कम टेम्परेचर पे, लगभग नेग्लिजिबल, इसका लगभग इन्फिनिट, इसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम। और ये बीच में वो पार्ट है जहां से वर्क होगा, जैसे कि जैसे बाइक का मतलब मैकेनिकल वर्क करना है, चलाना है, तो जो भी चीज रन कराने के लिए, चलाने के लिए जो भी पार्ट होगा वो ये है। इसको कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, मशीनरी, जो भी चीज है। ठीक है, तो ये एरो बाहर की तरफ बना है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये पार्ट का मतलब है इसको यहाँ से हीट मिलती है, जो भी चीज जहां से भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, आप कहते हैं ना हीट गिवन टू द सिस्टम, यहाँ इस वाले पार्ट को हीट मिली। एक्सटर्नल सोर्सेस को मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट Q1 दिया गया, इसको Q1 हीट मिली। उस Q1 हीट से इसने क्या किया, थोड़ा सा Q1 हीट का यूज इसने किया W, मतलब वर्क करने में।
ठीक है, Q1 किसमें वेस्ट हुई, W वर्क किया, और बाकी इसने रिजेक्ट कर दिया, सिंक को दे दिया, जो T2 लोअर टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर वाली चीज हीट लोअर टेम्परेचर को दे सकती है। तो जो आप कहते हैं ना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में वेस्ट हो गई, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में तो वेस्ट हुई ना, उसका कोई यूटिलाइजेशन तो है नहीं, तो इसलिए कहा गया कि जो वेस्टेज पार्ट है वो कहाँ चला गया, इस वाले पार्ट को। तो हीट Q1 उसे मिली, उसने W वर्क किया, वेस्टेज पार्ट इसको दे दिया, ऐसे करके समझिए। अब आपको याद रखना है कि दो टेम्परेचर्स होते हैं, एक T1 हाई, एक T2 लो। एक जिसको हीट दी गई वो हाई टेम्परेचर वाला पार्ट सोर्स, जिसमें रिजेक्टेड हीट चली गई वो लोअर टेम्परेचर वाला पार्ट सिंक, और W का मतलब वहां जहां से मशीन में वर्क किया जाएगा, वर्क डन बाय द मशीन है, तो एरो बाहर की तरफ होगा। ये आपको बनाना कुछ नहीं, याद रखना है। और ये कहा जाता है ना कि इसकी जो एफिशिएंसी होती, कोई भी मशीन हो उसकी जो एफिशिएंसी कितना अच्छा वो वर्क कर सकती है। तो किसी भी इंजन की, कितना भी अच्छा इंजन हो, आइडियल इंजन हो, कभी भी उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो तब होगी जब सारी की सारी हीट वर्क करेगी, लेकिन यहाँ रिजेक्ट हुए बिना हीट कभी वर्क नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या होता है कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं आप कि ईटा की वैल्यू जो है वो कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती, एफिशिएंसी कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती। परसेंटेज में निकालेंगे 100%, अदरवाइज यूनिटी नहीं हो सकती। उसका रीजन कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हीट का कुछ अमाउंट वेस्ट ना हो, क्योंकि वो वेस्टेज का मतलब है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना। क्लियर? ठीक है, अब आपको एक तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इसी में जो है जब आप आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, तो एक तो आपके सामने हीट इंजन है, तो हीट इंजन हो या कोई भी चीज हो, आपने देखा कि हमेशा हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ही ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले केल्विन, जो अभी आपने लिमिटेशन में पढ़ा ना कि लो से हाई क्यों नहीं ट्रांसफर होती, तो केल्विन ने उसी बात को नोटिस किया और उसने एक स्टेटमेंट बनाया। उस स्टेटमेंट में उसने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन भी कह सकते हैं आप, या फिर ये भी कह सकते हैं फॉर एन आइडियल इंजन टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम सोर्स एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन। बड़ा सा स्टेटमेंट है, लेकिन याद रखने में, अगर आप समझ के याद रखेंगे तो टफ नहीं है। तो क्या बोला था उसने, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन आइडियल इंजन, या फॉर एन हीट इंजन, या फॉर एन इंजन, फॉर अ मशीन, कुछ भी बोल सकते हैं। किसी मशीन के लिए इम्पॉसिबल होगा, क्या इम्पॉसिबल होगा, टू प्रोवाइड नो इफेक्ट अदर देन, टू प्रोवाइड नो इफेक्ट अदर देन का मतलब उसको सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही इफेक्ट प्रोवाइड करना है, अदर देन किसके अलावा नहीं करना है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करना है उसको, एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम सोर्स, मतलब उसको सिर्फ हीट सोर्स से लेना है और इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करना है। तो यानी कि ऐसा इम्पॉसिबल है किसी मशीन के लिए, ऐसा कैसे करेगी इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि वो तो हीट जो है वो रिजेक्ट कर रही है सिंक को। तो पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, केल्विन स्टेटमेंट करके इसको नोट कर लीजिएगा, और स्टेटमेंट मैंने आपको बताई दी, ठीक है। केल्विन के बाद पहला केल्विन नोट कर लीजिए, केल्विन के बाद दूसरे नंबर पे आता है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्लॉसियस ने, केल्विन का तो आपका हीट इंजन से रिलेटेड है, आपको समझ में आ गया कि सोर्स से हीट लेना, सिंक को देना। क्लॉसियस का स्टेटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो बात बताई जा रही थी ना कि हाई से लो टेम्परेचर हीट जाती, लो से हाई क्यों नहीं जा सकती। तो क्लॉसियस के स्टेटमेंट में कहा गया कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, मतलब जो मशीन है वो खुद से काम कर रही है, उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से ना जोड़ा जाए, तब हमेशा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ही हीट देगी। लेकिन अगर उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया गया तो वो ऐसा भी कर सकती है कि लो टेम्परेचर से हीट लेके हाई टेम्परेचर को दे दे। अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्लॉसियस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स। ये लाइन उसने इसलिए ऐड की थी कि अगर एक्सटर्नल सोर्स लगा दे तो अपोजिट पॉसिबल है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स टू प्रोवाइड हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट हायर टेम्परेचर। वन बॉडी से अनदर को हीट देना, लेकिन वो जो अनदर जिसको हीट दी जा रही है वो कैसी होगी, हायर टेम्परेचर पर। तो आपको ये दो स्टेटमेंट्स नोट कर लेने हैं। अभी मैंने कहा क्लॉसियस ने क्यों ऐसा कहा अनएडेड,
तो रेफ्रिजरेटर को देखिए, फ्रिज जो होता है ना, फ्रिज कैसी वर्किंग करता है, फ्रिज हीट लेता है सराउंडिंग से और उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट होता है। कूलिंग का मतलब सॉरी हीट जो है वो कहाँ से लेता है, लोअर टेम्परेचर, उसके अंदर जो रखी हुई चीजें हैं उनसे हीट लेता है और किसको देता है, बाहर जो टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का जो ज्यादा है ना, फ्रिज के अंदर कम है, फिर भी वो फ्रिज के अंदर कूलिंग वाली चीजों से भी हीट ले लेता है और कहाँ देता है, कंप्रेसर उसका बाहर लगा होता है, जहाँ फ्रिज रखा होता है आपको पता है वो जगह थोड़ी सी गर्म होती है, वो रूम गर्म होता है, तो इसका मतलब वो लो टेम्परेचर से हीट लेगा और हाई टेम्परेचर को हीट देगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें। आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सिग्निफिकेंस तो मत नोट करिएगा क्योंकि वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब हीट इंजन भी डिलीटेड सिलेबस में, रेफ्रिजरेटर भी डिलीटेड सिलेबस में, इसलिए आप लिखेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस सेकेंड लॉ की ये है, एक तो पहली बात वो डायरेक्टली प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, सेकेंड लॉ को डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, और दूसरी लिमिटेशन है इसकी कि वो हमेशा साइक्लिक प्रोसेस पे ही अप्लाई होगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब अभी आपने पीछे पढ़ा था ना कि जहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेंशन कंप्रेशन की ऑल्टरनेट साइकिल्स चलती रहेंगी, तो रेफ्रिजरेटर हीट इंजन इनकी वर्किंग में ऐसा ही होता है कि ऑल्टरनेट साइकिल्स चलती रहती है, एक बार कंप्रेशन होगा एक बार एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको नोट कर लेना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसको नोट कर लीजिए। सो क्लास यहाँ तक फिनिश करने के बाद एक आपका लास्ट टॉपिक और बचता है इसमें, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, तो आई होप कि आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी नोट कर लिया है, उसके स्टेटमेंट दोनों और लिमिटेशंस। ठीक है, अब आता है आपका टॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस। पहला रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है आपको पता है कि एनी प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड का मतलब कि वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में बॉडी आ सकती है, जो जहां से स्टार्ट किया था प्रोसेस अगर दोबारा वहां पहुंच जाता है, तो एनी प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन बी प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन बाय चेंजिंग द कंडीशंस अंडर विच इट इज ड्राइव्ड। तो कोई भी प्रोसेस अगर गिवन कंडीशंस में चेंज करके वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाता है। आपको डिफाइन कर देना है रिवर्सिबल प्रोसेस को, और डिफाइन करने के बाद आप एग्जांपल्स, अभी मैं बताऊंगी एग्जांपल्स, को डायरेक्ट ऐसा एग्जांपल नहीं लिखना है। एग्जांपल में आप ये बता सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़े हैं ना आपने, तो उसी टाइप के प्रोसेस में एक ये पिस्टन लगा हुआ जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसमें स्लोली पहले जो है ना, अच्छा वॉल्स भी इसकी जो है वो कंडक्टिंग या डायथर्मिक वॉल्स है, स्लोली पिस्टन को नीचे किया आपने, धीरे धीरे, बहुत स्लो। जैसे ही पिस्टन को नीचे किया तो धीरे धीरे करके प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितनी हीट है वो वापस सराउंडिंग को चली जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, और उसके बाद में फिर जहां तक भी चला जाता है, उसके बाद दोबारा से गैस का एक्सपेंशन होता है। पहले तो कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, धीरे धीरे पिस्टन ऊपर अपने आप से जाता है। पहले आपने कहा वर्क डन ऑन द गैस था, स्लोली पिस्टन को नीचे किया था। उसके जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स थे जिनमें मेनली P1 और V1, P और V में ही चेंज आता है, क्योंकि स्लो प्रोसेस में वैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जब पिस्टन को स्लोली ऊपर करते हैं, गैस का एक्सपेंशन होता है, तो दोबारा से वही प्रोसेस होता है, प्रेशर वॉल्यूम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर इनिशियली थे, और टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी हीट का लॉस होगा वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोसेस है स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन का, ये प्रोसेस आपका कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल। अब आपका इसके बाद जो है वो क्या आता है, कंडीशंस अंडर विच दिस प्रोसेस इज पॉसिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की पहली कंडीशन है बहुत स्लो प्रोसेस होना चाहिए, और बहुत ही स्लो प्रोसेस का नाम होता है क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक,
क्वासी का मतलब स्टैटिक के क्लोज, स्टैटिक रेस्ट को कहते हैं ना, स्टेशनरी को, तो लगभग स्टेशनरी ही लगे वो दिखने में, जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ना बहुत स्लो, तो वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए। और वो कंडीशंस जिनके अंडर चेंजेस कराए जा रहे हैं, उन कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम के अंदर ऐसे कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस जिनमें कि एनर्जी का डिसिपेशन हो, जैसे कि विस्कस फोर्स है और फ्रिक्शन है, ऐसे कोई भी फोर्सेस नहीं होने चाहिए। तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस था। इसी में आता है आपका सेकंड नंबर, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस का अपोजिट होता है। इसका मतलब कि सिस्टम कैन नॉट बी प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन, जो उसमें एक बार चेंज हो जाता है वो चेंज उसमें परमानेंट रहता है और सिस्टम वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके लिए तो नेसेसरी कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि बाकी रिवर्सिबल को छोड़कर जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे इरिवर्सिबल ही हैं। ठीक है, अब आपका एग्जांपल्स अगर पूछा जाए तो एग्जांपल का दे सकते हैं हम, जैसे कि सॉल्यूशन बनता है ना सॉल्ट और वाटर का, तो डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें एक बार जो चेंज हो जाता है वो परमानेंट रहता है। तो ये दोनों आपको प्रोसेस नोट कर लेने हैं। तो क्लास यहाँ पर आकर हमारा जो चैप्टर है ना थर्मोडायनामिक्स वो फिनिश हो गया। अब आपका न्यू जो चैप्टर है वो आपको स्टार्ट करना होगा। तो ये जो चैप्टर था थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद न्यू यूनिट स्टार्ट हो रही है। तो आपने अब तक कौन कौन सी यूनिट्स फिनिश कर रखी हैं? तो यूनिट सेकेंड वॉल्यूम में आपकी यूनिट 7 थी, जिसमें 3 चैप्टर्स थे, वो फिनिश हो गई। उसके बाद आपकी यूनिट 8 जो है वो ये थर्मोडायनामिक्स थी, ये भी आपने फिनिश कर ली। सॉरी, ये यूनिट 8 है आपकी, इससे पहले यूनिट 7 थी, वो फिनिश हो गई थी आपकी। ये आई थिंक यूनिट 7 होगी, 8 नहीं होगी। तो इसके बाद आएगी यूनिट 8 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसके बाद एक और यूनिट आपकी बचेगी जिसका नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, तो वो और आपको फिनिश करना है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये यूनिट फिनिश करने के बाद अब आप नोट कर लीजिएगा, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दे रही हूँ। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करना ही बेटर रहेगा। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चैप्टर क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो चैप्टर नंबर और यूनिट नंबर आप चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे याद है ये यूनिट नंबर 8 हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को शॉर्ट में ना केटीजी भी कहते हैं, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर नेम है उसका मतलब क्या है। काइनेटिक मीन्स होता है इन मोशन, और गैसेस तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से जो भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। और आइडियल गैस के बारे में भी थोड़ा सा आपने पीछे पढ़ा। आइडियल गैस की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि आइडियल गैसेस जो है हमेशा, पहली तो अभी आपने पढ़ी थी कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं माना जाता है। और दूसरा ये मानना है कि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं और हमेशा मोशन में रहते हैं, और उनका मोशन जो है वो कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है। क्लियर? तो इसमें आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर के नेम से क्लियर हो गया कि क्या क्या है इसमें। उसके बाद इसमें कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू केटीजी। लॉज में पहला आता है बॉयल्स लॉ। हिंट दे रही हूँ, नोट कुछ नहीं करना है, नोट में नेक्स्ट टर्म से कराऊंगी। बॉयल्स लॉ में पता है आपको किस किस के बीच में रिलेशन होता है? प्रेशर और वॉल्यूम के कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ के बाद में एक आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आपको रिलेशन स्टडी करना होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और उसके बाद आपका आता है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ में आपने पढ़ा है थर्ड क्वांटिटी, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। ये रिलेशन भी डायरेक्ट रिलेशन होता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिन पे केटीजी बेस्ड है, और इन 3 लॉज के अलावा और भी बहुत सारे लॉज हैं। गैस इक्वेशन आती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पीवी इज इक्वल टू आरटी। तो इन सभी चीज़ों को जो है बाद में स्टडी करेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना करना है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद न्यू चैप्टर के लिए हेडिंग लिख के छोड़ दीजिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।